नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शिकंजे में आए नारायण साईं की खबर के साथ। तो आखिरकार 58 दिनों तक चकमा देने के बाद नारायण साईं पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नारायण को धर दबोचा। फिलहाल नारायण से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी, कोर्ट में पेश किया गया नारायण साईं को। फिलहाल वहां पर सुनवाई जारी है, लेकिन दूसरी जो तस्वीर है वो देखिए जरा, किस तरीके से नारायण के जो समर्थक हैं वो मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करते नजर आए। तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, तमाम संगीन आरोप लगे हैं नारायण साईं पर, और उल्टे जो उनके समर्थक हैं वो मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, हल्ला हंगामा कर रहे हैं। और नारायण साईं, सोचिए जरा कितना शातिर ये शख्स था। 58 दिनों तक पुलिस को छकाता रहा। आखिरकार नारायण साईं पुलिस के शिकंजे में आ गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से नारायण को गिरफ्तार कर लिया। खत्म हुई भगोड़े नारायण साईं की पुलिस से लुका छिपी। 58 दिनों बाद आखिरकार गिरफ्तार हुआ नारायण साईं। नारायण के साथ गुर्गा हनुमान भी शिकंजे में आया। करीब 2 महीने से पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे नारायण साईं का खेल खत्म हो चुका है। एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा नारायण साईं आखिरकार हरियाणा के कुरुक्षेत्र से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हरियाणा के पिपली से जब नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया तब वो सिखों की वेशभूषा में था। गिरफ्तारी के वक्त नारायण टी-शर्ट, पैंट और जैकेट पहने हुए था। उसने पहचान छिपाने के लिए लाल रंग की पगड़ी भी पहनी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी ये चालाकी काम नहीं आई और वो पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नारायण साईं के पॉसिबल हाइडआउट्स पे पंजाब में हमने रेड मारी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास उसको इंटरसेप्ट किया। उसमें 1 से अधिक लोग थे। उन लोगों को दिल्ली में लाके पूछताछ की गई, उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर दी गई और फाइनली पूछताछ के बाद 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नारायण साईं है और दूसरा हनुमान है। सूत्रों की माने तो 2 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को नारायण साईं के पे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लुधियाना पहुंची। लेकिन उसके बाद नारायण वहां से कार से दिल्ली की ओर भागा। कार में नारायण के साथ उसका खास गुर्गा हनुमान भी था। कार का पीछा करते करते दिल्ली पुलिस की टीम ने नारायण को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली के एक पेट्रोल पंप पर रोका। वक्त नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त ये इसी कार में था। अपने 2 सहयोगी के साथ पुलिस ने इस कार को ट्रेस किया। कुरुक्षेत्र के पास, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास इस कार को ट्रेस किया गया और वहीं से इसी कार में नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया। कुरुक्षेत्र से गिरफ्तारी के बाद नारायण और उसके गुर्गे को दिल्ली ले आया गया। लेकिन नारायण साईं की गिरफ्तारी में कुरुक्षेत्र के पिपली के उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी का खास रोल रहा है, जहां से नारायण को पकड़ा गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी की माने तो पंप पर पहुंचते ही नारायण साईं ने उससे सीसीटीवी को लेकर सवाल किया। इसी पर उसे शक हुआ और उसने पुलिस को अलर्ट किया। यही पूछा कि मतलब आपके यहाँ कैमरे चल रहे हैं, तो कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई सर जी, इस करके कैमरे चल नहीं रहे हैं, बस और कुछ। आपने बताया उनको भी नहीं चल रहे? हाँ जी, यही बताया हमने जी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नारायण के साथ उसके खास चेले हनुमान को भी गिरफ्तार किया है। हनुमान वही शख्स है जो नारायण के हर पाप में उसका भागीदार रहा है। जहां नारायण पर 5 लाख का इनाम घोषित है, वहीं हनुमान पर भी 1 लाख का इनाम का ऐलान किया गया था। पुलिस के मुताबिक नारायण भेष बदलकर एक शहर से दूसरे शहर भागा भागा फिर रहा था। इस बार भी वो लुधियाना से भाग निकला था, लेकिन इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने नारायण साईं के मोबाइल को सर्विलांस पर ले रखा था। हालांकि वो बार बार अपना सिम भी बदल रहा था, पर इस बार वो पुलिस को चकमा नहीं दे सका। हालांकि आश्रम के प्रवक्ता अब भी दावा कर रहे हैं कि नारायण के खिलाफ साजिश रची जा रही है। 6 तारीख को एफआईआर होती है, 11 तारीख को एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं और फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा जाता और अभी कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट नहीं होती और फिर भी उन्हें भगोड़ा भी कहा जाता है। ये साफ तय है हो रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि षड्यंत्र तो है। सूरत की 2 बहनों ने नारायण और आसाराम पर आश्रम में रेप का केस दर्ज कराया था। छोटी बहन ने नारायण साईं पर तो बड़ी बहन ने आसाराम पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।
दोनों बहनें आश्रम में काम करती थी। नारायण ने साल 2002 से 2005 के बीच कई बार उस लड़की का यौन शोषण किया, लेकिन रेप का केस दर्ज होने के बाद से नारायण साईं पिछले 2 महीनों से पुलिस को छकाता आ रहा था। लेकिन आज उसके लुका छिपी के खेल का दी एंड हो गया। अब सूरत पुलिस नारायण और हनुमान को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सूरत ले जाएगी, जहां उसके पापों का हिसाब लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र से तेजेंद्र मेहता के साथ जितेंद्र शर्मा, विनोद मिश्रा और मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज 24। सोचिए जरा इस शख्स के बारे में, कितना शातिर होगा ये। खुद को इसने संत कहा, लेकिन किस तरह से अपराधियों की तरह भागा फिर रहा था। कई राज्यों की पुलिस इसे तलाश रही थी और आखिरकार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है नारायण साईं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तमाम मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। लाल बाबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। टीना शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साध्वी नंदिनी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। अखिलेश तिवारी, आप आसाराम के समर्थक हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। और राहुल, एक पूर्व सेवादार हैं आसाराम के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल अखिलेश तिवारी जी आपसे ये, चूंकि आप आसाराम और नारायण साईं के समर्थक हैं, अब जबकि नारायण साईं गिरफ्तार हो गया है, अभी भी आप उनके समर्थन में हैं या कहीं से किसी तरह का कोई पछतावा या आत्मग्लानि हो रही है कि आखिर किस शख्स का आप साथ दे रहे थे? बिल्कुल नहीं, आत्मग्लानि का तो अखिलेश जी प्रश्न ही नहीं उठता। और जिस प्रकार से मीडिया और सारे समाचार पत्रों में छाया रहा, अभी आप बताइए, हर मीडिया ने गिरफ्तार कर लिया आज, अगर उसके ऊपर FIR होता है। अखिलेश जी, नहीं, क्या मीडिया ने गिरफ्तार कर लिया? हम मीडिया हर बात में मीडिया को घुमा फिरा कर क्यों ले आते हैं अखिलेश जी पर? जी अरे भाई अखिलेश जी, मीडिया आज दिन तक इतना सारा कांड हुआ, इतना दृश्य नहीं दिखाया, इसलिए हम कह रहे हैं निश्चित तौर से आपका क्या बात करते हैं अखिलेश तिवारी जी? आप तमाम निश्चित तौर से नहीं, इतने दिन और लोग भागे नहीं, सब कोर्ट के सामने है। मुंह पर काली पोत लीजिए। उनकी गिरफ्तारी हुई है, जांच एजेंसियां अपनी काम करेंगी। जांच एजेंसी क्या करेगी? अगर न्यायालय के अंदर सही है तो निश्चित तौर से उनको सजा मिलेगी, और मापदंड गलत है तो षड्यंत्रकारी उसमें फंसेंगे। लेकिन जितने गंभीर आरोप लगे हैं अखिलेश तिवारी जी, जितने गंभीर आरोप लगे हैं नारायण साईं के खिलाफ, जी, रेप का आरोप है, कोई मामूली आरोप नहीं। एक संत पर उसकी चरित्र को लेकर सवाल उठ जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? साध्वी नंदिनी, आपसे समझना चाहूंगा। मैं बिल्कुल अखिलेश, ये यहाँ पर बताना चाहूंगी, और मैं शुरू से यही बार बार कह रही हूँ कि संतों जैसा कोई भी आचरण नहीं था इनका, और अब इनको, अब क्या, तब से ही इनको संत की कैटेगरी क्या, मैं तो इनको मानव की कैटेगरी में भी नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट ह्यूमन। आप किसी बच्ची के साथ रेप करते हैं, बच्चों को कत्ल कर देते हैं, आपके ऊपर इतने सारे इल्जाम हैं, और ये तो बहुत बहुत ही दुख की बात है कि एक सो कॉल्ड संत है जिसने अपने बहुत सारे लोगों को भ्रमित किया हुआ है अपनी अजीब अजीब लीलाओं को दिखा करके। और मैं यहाँ पर आनंद ये आपको बताना चाहूंगी कि ये तो होना ही था, ये सब इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, एक बहुत बड़ा इन्होंने षड्यंत्र किया। बहुत सुंदर कहा गया, वो कहते हैं कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। अब कुछ दिन रह गए हैं कुर्की के लिए, ये लोग इतना इनका मनी माइंडेड है, मटीरियलिस्टिक है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है साध्वी नंदी। इसी से जुड़ा मेरा सवाल अखिलेश तिवारी जी आपसे है, कहीं ऐसा तो नहीं नारायण साईं को लगने लगा कहीं संपत्ति कुर्क ना हो जाए, ये जो करोड़ों की काली कमाई जमा की गई कहीं लुट ना जाए, इसलिए खुद ही आ गए कि चलो पुलिस पकड़ ले मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं है अखिलेश जी। व्यक्ति पर अगर FIR हुआ है तो निश्चित तौर से अपनी लड़ाई उन्होंने अदालत में प्रारंभ की थी, और पुलिस के समक्ष तो उनको आना ही था। 58 दिन गुजर गए, 1-2 दिन की बात नहीं हो रही है, 2 महीने गुजर गए। तब से नारायण साईं फरार चल रहे थे, लुका छिपी का खेल पुलिस के साथ खेल रहे थे, भेष बदल रहे थे, किसी बहुरूपिये की तरह सामने आ रहे थे। क्या एक संत का ये स्वभाव होता है? अखिलेश जी, सेशन कोर्ट में 1 महीना 25 दिन उनकी सुनवाई चली है अग्रिम जमानत पर। और उसके बाद जब निरस्त हुई है, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
तो व्यक्ति न्याय से कहां भागा है? मेरे को इसका जवाब टीना शर्मा जवाब देना चाह रही हैं। टीना शर्मा बोलिए। मुझे लगता है कि आशाराम जी के समर्थकों को थोड़ा बहुत कानून की जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए, अग्रिम जमानत पे आपको रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ नहीं मिलने का मतलब होता है कि कोर्ट आपको सीधे दायरे में आपको बोलती है कि जाइए और पुलिस को सरेंडर कीजिए और जांच में सहयोग कीजिए। तो अखिलेश तिवारी जी, आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? क्यों देश को भ्रमित करते हैं? अब भगोड़ा क्यों, किसको भगोड़ा बोला जाता है, किसको अनाउंस किया जाता है भगोड़ा, आपको मालूम है? और आपको नहीं मालूम है तो अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। 5-6 करोड़ शर्मा जी, जरा कानून आपके बीच में नहीं बोली हूँ, आप जरा कानून पढ़ के आइए। हर व्यक्ति पर जब आरोप लगता है तो न्यायालय का दरवाजा नहीं करती हूँ चैनल्स पे आके। आपकी तरह प्रवचन करना मुझे नहीं आता है, कानून मुझे मालूम है। नहीं, आप आरोप लगाना जानती हैं। आप पहले मेरी बात सुनिए। आपने बोला तो मैं बीच में नहीं बोली हूँ। पूरे देश को बीच में बोल के बनाते हैं। लीजिए, जितने लोग आपको देखते हैं वो बोलते हैं कि किस व्यक्ति को आप जैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं। आप जैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं। आप जैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम लोग समाज में अवेयरनेस ला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इन चोरों से बचे, डाकुओं से बचे, जो देश को बेच के खा रहे हैं। और अखिलेश जी हमारे साथ एक और मेहमान है, राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। साध्वी के रूप में अरे धर्म के आड़ में दंगा साध्वी है। हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राहुल हमारे साथ बने हुए हैं जो कि आसाराम के साथ लंबे वक्त तक रहे, नारायण साईं के साथ रहे। ये कौन लोग बचा रहे थे राहुल? क्या आप लोग को जानकारी मिल पा रही है? चूंकि कुछ हो सकता है राज आपको भी पता हो, ये जो नारायण साईं छिपे फिर रहे थे, कौन लोग थे जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे और क्यों? ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जहां तक मेरे जो सूत्रों से मुझे खबर लगी, बहुत रिलायबल मेरे सोर्सेज हैं, मैं थोड़ा सा लंबा करके बताना चाहूंगा। एक तो सूरत पुलिस उसको नारायण को पकड़ने में उसने शुरू से कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया। उनका इंटरेस्ट था कि लगातार कुछ ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे नाम कुछ बहुत बड़ा खुलासे हो जाए। तो नारायण बड़ा फ्री था, ये बात सबको मालूम है। मैं वहां गया था स्टेटमेंट देने के लिए, वहां मैंने खुद इसको बहुत करीब से देखा भी। और आशाराम ने 30 नवंबर को 29 या 30 नवंबर को आशाराम के पास कोई गया था, वहां हम लोगों को सुपारी देने की बात की गई थी, हम लोगों को एक्सीडेंट और ये करके। दूसरी बात, उसके बाद भारती गई थी, शायद कल गई थी या पता नहीं परसों गई थी भारती, तो उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे अब नारायण को कैसे भी करके अरेस्ट करवाया जाए। अब नारायण को अरेस्ट कराया जाए, ये कॉन्स्पिरेसी खेली जा रही है, क्योंकि अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो 10 से 15 हजार की प्रॉपर्टी को खो जाएगी। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली अरेस्ट नहीं कराना, सिर्फ उसको सिर्फ मैसेज देना है कि अब तुम्हारा टाइम है अरेस्ट कराने का, तो अपने ही किसी आदमी से इन्फॉर्मेशन देके अपने ही किसी सिस्टम से उन्होंने इस तरह से अरेस्ट करवाया। बहुत सिस्टम से हुआ है। दूसरा क्या है, एक खबर और आई थी मेरे को, बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज हैं बहुत रिलायबल सोर्सेज हैं मेरे, अगर मैं उनके नाम डिस्क्लोज करूंगा तो वो ड्राई हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सोर्सेज डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं। बहुत क्लोज। और इसके बाद एक बहुत बड़ा गेम खेला गया। एक आशाराम ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बंद करवाने की कोशिश की, क्योंकि आशाराम की एक खबर आई, पता नहीं खबर बड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि आशाराम जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो निकले कोर्ट के लिए और वहां से फरार हो जाए, ऐसी वो कोशिश कर रहा है। ये किसने बताया आपको? सभी सुविधाएं वहां पर बहुत चौंकाने वाली बात राहुल बता रहे हैं, ये बात किसने बताई आपको? जी, बहुत ही हैरान करने वाली बात बता रहे हैं कि आसाराम जेल से फरार होना मेरे सोर्सेज बहुत रिलायबल है। जी बिल्कुल, ये सोर्सेज मेरे बहुत रिलायबल है। मैंने आपको कहा अगर मैंने डिस्क्लोज किया तो वो सोर्सेज ड्राई हो जाएंगे मेरे, फिर कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। मुझे वहां से करीब सभी इन्फॉर्मेशन मिलती है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प करता हूं, जहां मुझे लगता है कि कुछ है मैं वहां उस तरह से हेल्प करता हूं। ठीक है, तो मैं ये सोर्सेज मेरे बंद ना हो जाए, मैं इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूं। आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगा, दरअसल गुजरात पुलिस की मंशा क्या आपको लगता है कि सवालों के घेरे में रही इस पूरे मामले में? चूंकि ये गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है, विवाद का विषय है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सिर्फ उन्हीं की कार्रवाई में ये पकड़ा गया है, जबकि गुजरात पुलिस ने कहा कि ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई नारायण साईं की। लेकिन क्या गुजरात पुलिस की मंशा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इतना वक्त क्यों लगा? अखिलेश, सुबह आज आपने राकेश अस्थाना जी के साथ आपने जो आपका जो कॉन्वर्सेशन था वो मैंने चैनल पे देखा, जो कि सिर्फ आपके चैनल ने दिखाया। आपने पूरा उनसे पूछा कि कैसे कैसे हुआ और कैसे अरेस्ट हुआ और उन्होंने क्या, उनका क्या योगदान रहा है इसमें, और दिल्ली पुलिस का क्या योगदान है। आपने ये भी बोला कि दिल्ली पुलिस तो ये कह रही है कि हमने ही सब कुछ किया है और ये सारा ओनर्स जो है क्रेडिट का हमारे ऊपर जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम शुरू से डायरेक्ट कर रहे थे और बता रहे थे। जो जिस बात का जिक्र आप टीना कह रही है, जब मेरी बातचीत हो रही थी राकेश अस्थाना से, सूरत के जो पुलिस कमिश्नर है,
तो उन्होंने खुद ये बात कबूली कि अहमदाबाद ब्लास्ट 17 दिनों में उन्होंने सुलझा लिया। तो क्या नारायण साईं इतना बड़ा अपराधी है, इतना शातिर है कि पुलिस 58 दिन में नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ। देखिए ये बिल्कुल सूरत पुलिस की जो है शुरू से नाकामयाबी रही है, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अगर आज की अगर असली सूचना पे हम विश्वास करें तो ये दिल्ली पुलिस ने केस सॉल्व किया है। तो सूरत पुलिस ने कुछ ना कुछ इनपुट्स इनिशियली जरूर दिए थे, उसके बाद कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं किया और कोई फाइनल इसको आगे लेकर भी नहीं गए, और उसके बावजूद वो झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सूरत पुलिस के ऊपर, जो हम शुरू से डाउट कर रहे थे कि तो इतने दिन नहीं लगते, 58 दिन किसी को अरेस्ट करने में लग जाए, मतलब पॉसिबल नहीं है। और 17 दिन में अगर अहमदाबाद ब्लास्ट, वो मेरे सामने की बात है कि उन्होंने कहा था ऐसा, तो अहमदाबाद ब्लास्ट 17 दिन में करने वाले लोग, मतलब जो आतंक पे इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, वो एक नारायण साईं को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। टीना आपने कही। यहाँ राहुल बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब शोभा भूतड़ा जी, डीसीपी शोभा भूतड़ा जी, उन्होंने अहमदाबाद आश्रम में रेड मारी, वो किस काम से गई थी आपको मालूम है? सबको पता था नारायण वहां नहीं है। वो सिर्फ वहां से आईटी के फाइनेंस के डाटा इकट्ठे करने गई थी, वहां से डाटा इकट्ठे करके आई, फिर मुझे फोन करती है वहां से। वो 35 से 40 मिनट 45 मिनट मेरी उनके साथ बात हुई, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। वो लोगों के नाम पूछती रही जो जिन लोगों के 100 करोड़ के हवाले थे, इनको हम पता करेंगे, इनका बता दो, इनका फोन नंबर, इनके कनेक्शन, कहाँ के आदमी है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन लेती नहीं। उन लोगों में से किसी की इंक्वायरी नहीं की गई, ना उनको किसी तरह का चीज। चलिए, मैंने उनको खुद कुछ चीजें, मैंने उनको एक इंपॉर्टेंट मेल भेजी थी, मैंने कहा था आप इस इंपॉर्टेंट मेल को चेक कीजिए, यहाँ से आपको आगे आपसे इसी मसले पर बात करूंगा, लेकिन एक वक्त हो चला ब्रेक लेने का। लेकिन दर्शकों की तरह पहले ये भी बता दूं मैं कि जो आसाराम के सहयोगी हैं नारायण साईं के, और जो समर्थक हैं, अभी भी इस पूरे मामले में एक तरह से बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं लोगों को। नीलम दुबे कह रहे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई में सहयोग करेंगी, लेकिन अब तक नारायण साईं कहां थे, एक बड़ा सवाल है। सुन लीजिए क्या कुछ कहा। ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनवाते हैं नीलम दुबे का वो बयान। नारायण साईं को ये कहा जा रहा था कि भगोड़े हैं, बड़े दिन से भाग रहे हैं, और जब से भाग रहे हैं तब से मीडिया में छाए हुए हैं, मीडिया में खबरों से हटे नहीं। लगातार उन पे कई चैनलों ने स्पेशल्स करे, लगातार करते रहे। तो ये भी सोचने की बात है कि क्या है। ये तो पक्की बात है कि षड्यंत्र है, षड्यंत्र नहीं है इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। 6 तारीख को एफआईआर होती है, 11 तारीख को एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा जाता, और अभी कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट नहीं होती, और फिर भी उन्हें भगोड़ा भी कहा जाता है। ये साफ तय हो रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि षड्यंत्र तो है। अब षड्यंत्र किस लेवल का है ये तय करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। देख तो बापू को जेल में डाला, बापू के पूरे परिवार के पीछे पड़ गए। ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक संत इस समाज में जो करना चाह रहा है उसको करने नहीं दे रहे हैं। कोई मलाल नहीं, कोई अफसोस नहीं। और इस षड्यंत्र की बात तो छोड़िए, आसाराम के समर्थक इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश कह रहे हैं। अब ये हास्यास्पद नहीं तो भला और क्या है। एक ब्रेक, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? वोटर ने किसे कुल झोंकता रहा नारायण साईं, लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया नारायण। लेकिन जरा ठसक देखिए, जब कोर्ट में पेश किया गया नारायण साईं को, उस दौरान उनके समर्थक किस तरीके से हल्ला हंगामा कर रहे थे, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी कर रहे थे। हमारे साथ उनके समर्थक अखिलेश तिवारी मौजूद हैं। अखिलेश, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? हल्ला हंगामा, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी। जी नहीं, अखिलेश जी, कभी कभी भावनाओं में लोग बहक जाते हैं और उनको बहकना नहीं चाहिए। और खास करके मीडिया भावना में भड़कना भारत की लोकतंत्र की चौथा स्तंभ। अखिलेश जी, ये क्या भावना में भड़कना है? आपको लगता है सही शब्द का चयन किया है आपने? भावना में भड़कना, एक भावार्थ में लोग आ जाते हैं निश्चित तौर से। तो मीडिया कर्मियों से कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा, उनके साथ मारपीट करने का क्या मतलब है? क्या चाहते हैं कि देखिए उसमें साध्वी नंदिनी नहीं, इसका हम समर्थक नहीं है। सज्जन पुरुष के लिए होती है, हम इसके समर्थक नहीं है। भावना नहीं होती। आसाराम एंड नारायण साईं, दे पीपल आर ऑफ क्रिमिनल माइंडसेट। उनका क्रिमिनल सोच है। जो कुछ उन्होंने किया है वो संतों वाला काम नहीं है, बल्कि क्रिमिनल्स वाला काम है। भगोड़े होना और इतने सारे। उसके बाद इस तरह की तस्वीर। अखिलेश जी नंदिनी जिस शब्दावली का प्रयोग कर रही है। ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं लौटता हूँ, आप ही के पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो नारायण साईं आखिरकार पकड़ लिया गया, वो शख्स जिसने खुद को संत कहा, जो प्रवचन देता था, ज्ञान की बातें करता था, रेप के मामले में अब सलाखों के पीछे जाने वाला है। कोर्ट में पेशी हुई है नारायण साईं की और सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर अदालत परिसर में देखने को मिली वो बहुत चौंकाने वाली है। आसाराम और नारायण साईं के जो समर्थक वहां पहुंचे, उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की, मारपीट करने का प्रयास किया गया। अखिलेश तिवारी, आप भी नारायण साईं के समर्थक हैं, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आलोचना से क्यों घबरा रहे हैं? अगर नारायण साईं खुद को संत कहते हैं, ये डर कैसा? बोल दिया उनको? नहीं, अखिलेश जी नारायण साईं या आसाराम बापू थोड़ी करा रहे हैं। एक बात ये कहूंगा कि न्यायालय और पुलिस और मीडिया, इस देश का कोई भी व्यक्ति नागरिक है तो उसका सम्मान करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर इसके विरुद्ध अगर कोई जाता है तो गैर कानूनी है, उसका समर्थन नहीं किया जाता। अखिलेश जी, सम्मान उसका किया जाता है। उन्होंने, आप मुझे बताएं, आसाराम और नारायण साईं ने कहां पर इस देश की जनता का सम्मान किया? यहाँ कानून का सम्मान किया या फिर मीडिया का सम्मान किया? सम्मान को ही सम्मान मिलता है। उन्होंने जो कुछ किया है उनके सामने, ये उनके कुकर्मों का नतीजा है जो उनके सामने आ रहा है। चालू है। और अखिलेश तिवारी, आप जवाब देना चाहेंगे, फिर टीना शर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी हाँ। तो टीना शर्मा ही अगर पूछे तो अच्छी बात है, नंदनी का तो जवाब नहीं दिया जा सकता। जो शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा लगता है। तरीका सीखिए तिवारी जी। अखिलेश जी, सत्य हमेशा कड़वा लगता है। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो अपने कानों पर हाथ रख लीजिए। बापू के तीसरे बंदर की तरह नहीं सुना जा रहा। आप मुझे बताइए, जिन शब्दों का चयन हमने किया है, अगर वो इस्तेमाल नहीं करने हैं तो डिक्शनरी में से मुझे कोई शब्द बता दीजिए। जैसा आचरण उन लोगों ने किया है, जो उन्होंने समाज के साथ किया है, उनके लिए सबसे बेस्ट आप बता दीजिए। जिस जगह से आप आई हैं, शब्द उनके जो लिए अपने आगे साध्वी लगाए, पहले शब्दों का चयन सीखो। नारायण के पत्नी जानकी से मुझे समझ नहीं आती, आपके गुरु जो बने फिरते हैं, आप हर पत्नी का सम्मान करना जानते हो, कैसे बात की जाती है, उसका तरीका सीखो, बोलने का तरीका सीखो। अखिलेश, क्या किया जाता है बताइए जरा। जी जरा बताइए, आप ही बताइए कैसे किया जाता है? ऐसे ही बात की जाती है। लाल बाबा, मैं आऊंगा आपके पास। टीना शर्मा भी कुछ कहना चाहिए। टीना जी, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन दर्शकों को जरा एक मैं रिपोर्ट भी दिखा दूं, कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। नारायण साईं अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले नारायण ने पुलिस को नाको चने चब्बाए। नारायण 58 दिनों तक अपनी लोकेशन बदलता रहा, भेष बदलकर भागता रहा, लेकिन पुलिस उसे उस दौरान नहीं पकड़ पाई। देखिए कैसे पुलिस के साथ नारायण ने खेला आंख मिचौली का ये खेल।